हेलो नीट एस्पिरेंट। आज है फिजिक्स का 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी थ्योरी का रिवीजन करने वाले हैं। ये 1 पेज नोट है, ठीक है। ये 1 पेज नोट आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस एक पेज में मैंने जो जो लिखा है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसी में से PYQs आए हैं जनरली, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब किस तरह से आपको रिवीजन करना है वो मैं बता देता हूँ। उसी तरह से आपको नेक्स्ट जितने भी डेज बचे हैं, 15 डेज बचे हैं, उसी टाइप से रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, डेली करना है। तो पहला फॉर्मूला बेस्ड, इसमें जितने फॉर्मूले हैं ये 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूले 10 बार लिख के देखो, टोटल 50 टाइम्स। 5 फॉर्मूले 10 बार लिख के देखो, याद हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकालना है। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये है एक्सेलरेशन और ये टाइम हो गया आपका टाउ। एक्सेलरेशन क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स अपॉन एम। ये तो आपको पता ही है, सिंपल हो गया, ई अपॉन एम इनटू टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये एवरेज वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कराती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इसी की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यस। क्या बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यस। लेकिन बिना बैटरी के जब मूव करते हैं, बिना बैटरी का जो कंडक्टर होता है लगा हुआ एक वायर, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। बट बिकॉज ऑफ बैटरी, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो ना होके वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है इतनी, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट होता है नीव, आई इक्वल्स टू NEAVD। नीव क्या होता है, NEAVD। स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो, आई जो ये करंट है इसको लिख सकते हैं क्या, करंट डेंसिटी डॉट प्रोडक्ट विद एरिया। और करंट को एक और चीज लिख सकते हैं, dQ/dt। ये डेरिवेटिव फॉर्म है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट पे निकालना हो तो। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट है। तो J वेक्टर इक्वल्स टू I अपॉन A वेक्टर। और इसको अच्छे से और लिखो, कैसे लिख सकते हो, I अपॉन A टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे लिखोगे और अच्छा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू रोजे। कैसे याद करना है, E इक्वल्स टू रोजे। होता है रोजे, रोजे रोजे, लोग रोजे रखते हैं, तो वैसे E इक्वल्स टू रो जे, ऐसे याद करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रो मतलब रेजिस्टिविटी इंटू जे। तो इसको ना कोई चेंज करके रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो J अपॉन कंडक्टिविटी भी लिख सकता है, तो इसको समझ जाओ। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालें तो क्या बन जाएगा, E अपॉन एम टाइम्स टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है ये, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दैट्स इट। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ठीक है। तो इस चीज को डेली रिवीजन करना है, ये पांचों फॉर्मूले को। इसके बाद टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज निकालना। देखो, एक मान लो एक बैटरी है, ठीक है, और बाहर कोई रजिस्टर लगा हुआ है। आपसे पूछे इसके टर्मिनल पे वोल्टेज, यानी इन दो पॉइंट पे वोल्टेज पूछा जा रहा है। यानी बैटरी का जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो बैटरी होती है ना, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर। तो क्या करना है, देखो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो पहले क्या करना है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो पहले उसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। फिर उससे करंट निकालना है, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो करेगा सभी जगह। अब एक्सटर्नल पूछा तो IR करके निकाल दो। और अगर इंटरनल पूछा कि करंट कितना ये लॉस कर रहा है, तो स्मॉल IR निकाल दोगे, राइट। ये रहा जितना लॉस कर रहा है पोटेंशियल, राइट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हो, जो होगा EMF माइनस IR। फिर सेकंड चार्जिंग वाले केस में यहाँ जो पोटेंशियल है वो IR के साथ ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखो लेस देन होगी EMF की, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होती है EMF से। और बैटरी में क्या होता है, बैटरी में होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसकी वजह से उसका EMF हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब सिंस EMF क्या होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का सम, तो वोल्टेज एट पॉजिटिव प्लस वोल्टेज एट नेगेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशंस का। देखो सीरीज में क्या याद रखना है, करंट आपका सेम रहेगा, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो अगर दो का केस हो तो सिंपल, तो यानी कि रेजिस्टेंस अगर ऐड हो रहा है तो उसका इंक्रीज होगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है 2 केसेस के लिए, राइट। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और इसके 2 केस का याद रखो बस, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही होता है। R1 इंटू R2 प्रोडक्ट ऑफ टू रजिस्टर्स अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में। तो इनका क्या होता है, RP पैरेलल में रेजिस्टेंस ना डिक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस के साथ बिल्कुल उल्टा है, इसका जो पैरेलल था वो इसका कैपेसिटेंस में उल्टा है, सीरीज में ऐसे उल्टा उल्टा है, ठीक है। तो 1/CS को जो सेम चीज में भी कर सकते हो, दो के लिए ऐसा फॉर्मूला लगा दोगे, C1 इंटू C2 अपॉन, क्या लिख दोगे अगर दो के लिए निकालना हो तो CS हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो सी और पैरेलल में डायरेक्टली सम कर दोगे। पावर का और कैपेसिटेंस का देखो सेम टाइप का है। अगर कोई सर्किट है उसमें पावर, अच्छा पावर क्या मेजर करता है,
पावर जस्ट है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पता ही है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो मतलब पावर का सीरीज में देखो सेम होता है कैपेसिटर का, यानी रजिस्टर से उल्टा होता है, बस याद रखना है। और इसमें भी सीरीज में सेम निकालोगे, दो के लिए निकालना हो तो क्या होगा, पावर इन टू इक्वस टू पावर इन वन, पावर इन टू अपॉन पावर इन वन प्लस पावर इन टू, और पैरेलल में तो जस्ट ऐड हो जाता है। तो इसी से समझ में आता है कि अगर हम सीरीज में कोई बल्ब लगाते हैं तो उसका पावर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो बल्ब होता है वो डिम हो जाती है। बल्ब जैसा अगर जलाओगे और एक ही सीरीज में आपने लगा दिया तो उसका पावर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाएगी और वो डिम हो जाएगा बल्ब। हाँ, अगर अगर ये सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाते हैं R1 R2 R2, तो जस्ट n टाइम्स कर दो, वैसे ही पैरेलल में बस R/n कर दो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पावर एंड एनर्जी के बारे में अब देखो, पावर में बता चुका हूँ, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, खत्म, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ये वर्क डन को ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। पावर इक्वल्स टू VI इक्वल्स टू V² अपॉन R इक्वल्स टू I²R, ठीक है, सिंपल सेम फॉर्मूला याद रखना है। देखो सीरीज में क्या होता है, पावर पता है, मैंने बता चुका हूँ पीछे, यहाँ पे देखो वही सेम चीज, सेम चीज। और पैरेलल में पावर ऐड हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। तो जो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है, याद करो, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, ठीक है, बस और कुछ नहीं सोचना। तो सीरीज में पावर डिक्रीज हो रही है और पैरेलल में पावर इंक्रीज होती है। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो ओम्स लॉ ये स्टेटमेंट करता है V इक्वल्स टू IR। तो अगर V और I का आप ग्राफ बनाओगे तो R उसका स्लोप बनेगा, और ये स्लोप क्या होता है, द एंगल बिटवीन, यानी कि थीटा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ये स्लोप क्या होता है, ये थीटा, तो हो गया R इक्वल्स टू tan थीटा। वैसे सेम अगर इसको उल्टा कर दो, I वर्सेस R का ग्राफ बना दो तो स्लोप 1/R बनेगा। ये 1/R क्या होता है, G कंडक्टेंस होता है, क्योंकि R का मतलब तो रेजिस्टेंस होता है, तो 1/R कंडक्टेंस होता है। और ये tan phi स्लोप के इक्वल है, राइट, जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने, ये रहा R इक्वल G इक्वल्स टू 1/R। तो वैसे जो कंडक्टिविटी होती है वो 1/रेजिस्टिविटी होती है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ρL/A। अब जो ये रो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड नेचर पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड नेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर एलॉय, फिर सेमीज, एंड फिर सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, मेटल्स की। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, ये क्या हो गया आपके गुड कंडक्टर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिवाइसेस के बारे में। डिवाइसेस में आ गया आपका एमीटर, फिर वोल्ट मीटर, फिर पोटेंशियोमीटर एंड देन मीटर ब्रिज, ठीक है, ये 4 डिवाइसेस आ गए। तो एमीटर में क्या होता है, जो आइडियल एमीटर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस भाई 0 होता है, रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको हम सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो ये करंट को इफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराएगा, तो वो आइडियल है। लेकिन क्या रियल में कोई आइडियल होता है, जो रियल एमीटर है क्या वो आइडियल होगा, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसीलिए जो रियल वाला है उसका रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो वो रेंज के, जो एमीटर का रेंज है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सोचो जिसका रेंज इनफाइनाइट होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। तो आइडियल जो एमीटर होता है उसका रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट, किसी भी तरह का करंट वो मेजर कर सकता है, समझ रहे हो। तो रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेंज जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, इसका तो बहुत हाई होता है। आइडियल कैसा होता है, इनफाइनाइट, और रियल वाले का तो बहुत लार्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है, और जहां भी ये पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, करंट फ्लो नहीं मतलब वुडन पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, हाँ, ये सही रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इसका मान लो, अरे सही लिखा था यार मैंने, करंट, देखो मैं मिस्टेक कर देता हूँ थोड़ी सी भाई, करंट वहां से फ्लो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। तो यानी वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके बाद पोटेंशियोमीटर पे चलते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, देखो दिखाता हूँ, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, चार, पता ही है, 4 रेजिस्टर्स होते हैं, उनका रेशो इक्वल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 रेजिस्टर लगाया होता है, एक में जनरली सेल की बैटरी होती है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और दूसरे में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो लो अपॉन हाई करोगे तो इधर भी लो, जो जो लेंथ होगी वायर की वो भी, अच्छा पोटेंशियोमीटर पता है ना क्या होता है, वो देखो 2 ऐसे होते हैं, एक ये मान लो शेल है और ये मान लो कुछ बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, ये आर है। तो अब इन दोनों को टच करके यहाँ बीच से ना, और इन दोनों को एक वायर होता है यहाँ पे, है ना, और उस वायर के किसी एक पॉइंट पे वो टच करता है और बीच में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होती है, 0 दिखाता है, शो करता है।
तो इसमें x और l माइनस एक्स ये दो लेंथ मिल जाती है, क्योंकि अगर l इसकी लेंथ है वायर की तो l माइनस एक्स। तो यही यही यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतना याद रखना। पोटेंशियल। तो मीटर ब्रिज का क्या होता है, मीटर ब्रिज में भी सेम रूल अप्लाई होता है, इसी में व्हीटस्टोन ब्रिज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो जो कैपेसिटर होता है ना, इसमें स्टडी करंट जीरो होता है। जो कैपेसिटर होता है इसमें स्टडी करंट जीरो, क्योंकि ये सारे चार्जेस क्योंकि कनेक्टेड नहीं है ना, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आगे, ठीक है। स्टडी करंट जीरो होगा। टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो टेम्परेचर के साथ है ये, याद रखो, ये याद ही होगा आपको, आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी। और ये फॉर्मूला मैं चाहता हूँ याद रखो, डेल आर अपॉन आर इक्वल टू अल्फा डेल टी, डेल आर अपॉन आर इक्वल टू अल्फा डेल टी। अब देखो मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। लेकिन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किरचॉफ का रूल अगर याद करना हो तो जंक्शन रूल क्या होता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये सम ऑफ ऑल करंट मस्ट बी जीरो। और लूप रूल होता है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी जीरो, ठीक है। और इसका याद क्या रखना है, ये साइन कन्वेंशन में, कि अगर आपका रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है तो करंट का और आपके लूप का, ठीक है, जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। और बैटरी से कैसे निकालते हैं, बैटरी से क्या होता है नियम, कि आप जो आपका जो लूप है, जो आपका लूप है, लूप की जो डायरेक्शन है, अगर वो डायरेक्शन बैटरी के जिस टर्मिनल को टच करेगी साइन वही होगा। जैसे ये लूप इधर से इधर जा रही है, इसने पॉजिटिव को टच किया तो पॉजिटिव हो गई, इसने नेगेटिव टच किया तो नेगेटिव हो गई, दैट्स इट। तो ये किरचॉफ रूल हो गया। और इस देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ना पहले पेज पे, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आए हैं, बहुत बार आए हैं इन्हीं सबसे सवाल। लेकिन अब वो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जिनमें से नहीं आया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एक्स्ट्रा टॉपिक जिनमें से नहीं आया अभी तक सवाल, लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन। एक सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन मान लो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें करंट कितना पैदा होगा। तो करंट क्या होता है, करंट होता है क्यू अपॉन टी। क्यू तो पता है हमें कि इलेक्ट्रॉन है ई, अब मान लो एन इलेक्ट्रॉन है तो एन ई अपॉन टी, टाइम पीरियड बस पता चल जाए। तो एक सर्कुलर लूप में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड होता है ऊपर डिस्टेंस अपॉन नीचे स्पीड। तो डिस्टेंस है इसका कितना, 2πr अपॉन स्पीड v। तो 2πr v को यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, r इक्वल टू रो एल बाई ए इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो ओम्स लॉ है। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, ठीक है। और ये याद रखना कि अगर अगर डायमीटर को हाफ करता है तो रेडियस भी हाफ ही होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो रो, हाँ, और दूसरा चीज़ जो कंडक्टेंस होता है जी, ये 1/r होता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले से ही। दूसरा जो कंडक्टिविटी है, मतलब जो रेजिस्टिविटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेजिस्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के। और बाकी तो बाकी कुछ नहीं, बाकी ये देखो, ये ना, ये बाकी के कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ये बाकी के ना कुछ ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ ना आपको आने चाहिए। जैसे कॉपर का ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉपर का जो अल्फा है वो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसका जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। नाइक्रोम वायर इसकी पॉजिटिव है, बट इसकी ना जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, मतलब ये ना एक फिक्स्ड होती है। कैसे बताऊँ, हाँ बस इतने समझ लो कि ये नाइक्रोम वायर की स्ट्रेट लाइन में जा रही है। और जो सेमी कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर्स, नाइक्रोम वायर या एलॉय, कोई सा भी एलॉय हो, जो सेमी कंडक्टर होता है ना उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कोई पूछे कि सेमी कंडक्टर ये बहुत ज़्यादा ये मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, सेमी कंडक्टर बिकम इंसुलेटर, ये क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं एट 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर बन जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ठीक है, इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, याद रखो, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है इसकी, ठीक है। फिर क्या है, आगे क्या है, हाँ, फिर देखो, तो ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कंडक्टर्स में या हाई टेम्परेचर पे, मतलब हाई करंट पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। और कुछ डायोड्स फॉलो नहीं करते, जैसे ये बनाया हुआ है डायोड का, है ना। फिर ये जो गैलियम आर्सेनाइड है, इस ये कंपाउंड फॉलो नहीं करता, इसमें 3 रीजन बनते हैं, लीनियर यानी ओमिक रीजन, नॉन लीनियर रीजन और नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन, ठीक है। ये तीनों रीजन याद रखना। फिर इसके बाद सुपर कंडक्टिविटी की बात आती है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव हो जाते हैं, सुपर कंडक्टिव बन जाते हैं, सुपर कंडक्टिव बन जाते हैं एट 0 केल्विन, लो टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन बोल रहा हूँ, सॉरी, एट लो केल्विन। वी डोंट नो द लो पॉइंट, ठीक है। जैसे कि
कोई कोई मटेरियल है जो 4 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी शो कर देता है, तो 0 केल्विन नहीं, लो केल्विन, लो टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पे जब वो सुपर कंडक्टर बन जाता है तब वो बन जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो रिपल्सन शो करता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात रही तो ये डिस्चार्जिंग का केस याद रखना। तो इससे ना ग्राफ पूछे जाते हैं कि E वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ, ये एक्सटर्नल है, कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर इसके बीच का ग्राफ पूछा जाए, देखो क्या EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, नहीं, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन। V जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो R पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, वो क्या होगा, इंक्रीज करती जा रही है, V इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल वो ड्रॉप बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, अनटिल जैसे ही बैटरी का EMF तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और जब जब वो मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस के जब R इक्वल हो जाएगा तब उस टाइम पे EMF की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी जो पोटेंशियल है हमारा वो EMF का आधा हो जाएगा एट R इक्वल टू R, ठीक है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। तो V वर्सेस R का ग्राफ बना तो वो तो इसी से दिख रहा है, माइनस का R बनेगा ग्राफ, V वर्सेस I का माइनस R स्लोप बनेगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो। सेल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो सीरीज में सेल्स को ऐड कर देते हैं, ये साइन के साथ ऐड करना, ठीक है। आपको जो साइन मानना है जस्ट एज्यूम इट पॉजिटिव, और फिर उसके अगेंस्ट जो भी हो उसको नेगेटिव मान लेना। और आर पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है, सबसे पहले बात। पैरेलल है तो पहले क्या निकालना है, 1/r इक्विवेलेंट निकालो, फिर उसको इसमें डाल दो, आपको E इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है। वैसे हीट एनर्जी, ये एनर्जी है, तो एनर्जी कोई बोले फाइंड करने, एनर्जी लॉस, कुछ भी ऐसा वैसा कोई टर्म बोले तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, दैट्स इट। तो VI पावर होता है इंटू टी, I²R इंटू टी, V²/R पावर होता है इंटू टी। तो 1 kWh की वैल्यू क्या होती है, 3.6 × 10⁶ जूल, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट एफिशिएंसी क्या होती है, देखो एफिशिएंसी मतलब कोई भी डिवाइस है वो कितना एफिशिएंट है, वो डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट कितना है, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका आउटपुट कितना है। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, याद रखो ऐसे, ठीक है। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अब पता है ना एफिशिएंसी की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब 100% हो जाता है ना, तो उससे कमी होगी ऑब्वियसली। तो जो एफिशिएंसी है ये 0 से स्टार्ट होगी और 1 से लेस देन होगी, मतलब आइडियल के लिए तो 1 भी होगी, तो ऐसे देख लो। कलर कोड, कलर कोड याद रखना, BB रॉय, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, क्या है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो ऐसे करके आप कलर कोडिंग याद करना। ये देखो ब्लैक से स्टार्ट होता है और वाइट पे ख़त्म होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो शुरू के 2 डिजिट्स होते हैं ये वैल्यू बताता है, और जो थर्ड डिजिट होता है ये पावर बताता है, और जो फोर्थ होता है जो परसेंटेज में होता है वो टॉलरेंस बताता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। कभी कभी 3 डिजिट भी हो सकती है वैल्यू की, तो डेट वो बता देगा आपको, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देगा। डिवाइसेस की बात किया जाए तो पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो V1/V2 = L1/L2 कर सकते हो आप। और कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये ओपन सर्किट मेजरमेंट करता है, क्या करता है, ओपन सर्किट मेजरमेंट। पोटेंशियोमीटर का एक और, इसकी सेंसी पूछी जाती है बार बार, सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। तो जो पोटेंशियोमीटर है ना, इसमें जो आपने रजिस्टर लगाया है ना 2, कौन से, सेल वाला, ये लिख दो सेल वाला, और एक्सटर्नल वाला जो 2 रजिस्टर लगाए हो, अगर ये 2 रजिस्टर इक्वल होते हैं तो इसकी सेंसी बहुत हाई होती है या हाईली सेंसिटिव हो जाता है, गुड मेजरमेंट देगा, क्या देगा, गुड मेजरमेंट, ठीक है। और हाँ ठीक है, फिर आता है तो ऐसे मीटर ब्रिज में भी है, मीटर ब्रिज में कितने हैं आपके, 4 रजिस्टर है, ठीक है। तो उन चारों, अगर चारों का रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो वो भी गुड सेंसी देगा, मतलब गुड मेजरमेंट देगा, ठीक है, उससे सेंसी हाई हो जाएगी, हाई सेंसी, ठीक है। फिर मैक्सिमम पावर कब होती है, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस R के इक्वल हो जाती है तो मैक्सिमम पावर देता है, और कितना देगा कैसे पता करें, तो देखो पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था, V²/R होता है, इतना ही होता है ना। और V कितना होता है, जब R = R हो जाए तो मैंने ऊपर ही लिखवाया था EMF का आधा हो जाता है, तो EMF का स्क्वायर/4R आ गया आंसर इतना, ठीक है। तो इतना अगर आपने रिवीजन कर दिया तो इसके बाद आप क्वेश्चन ये सब सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भेज दूंगा। तो ये 2 पेज हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इसको अगर अच्छे से आपने 10 दिन रिवीजन कर लिए ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।